नमस्कार दोस्तों, मैं रत्ना सिंह क्रैक हिंदी एग्ज़ाम में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारी क्लास इस बार थोड़ा-सा 2-4 दिन लेट शुरू हुई, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। थोड़ी-सी परेशानी थी, इसलिए क्लास लेट शुरू हुई। दोस्तों, हमने रीतकाल पढ़ा था, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सीरीज़ हम पढ़ रहे थे, जिसमें से हम उत्तर मध्यकाल, रीतकाल पढ़ रहे थे। उसमें हमने आपको सामान्य परिचय करा दिया था। आज हम प्रकरण 2 शुरू करेंगे, रीत ग्रंथकार कवियों के बारे में जानेंगे। तो प्रकरण 2 आज स्टार्ट करते हैं, रीत ग्रंथकार कवि। इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे आपको नोट डाउन कराई हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते जाइए और जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको नोट डाउन करते जाइए। अगर आपको इसमें से कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो देखते हैं, आज प्रकरण 2 पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 34। हमने 33 तक क्वेश्चन प्रकरण 1 में करा दिया था समान परिचय में। तो आज हम 34 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, रीतकालीन कवियों का वर्गीकरण किसने किया? तो देखिए, रीतकालीन कवियों का वर्गीकरण किसने किया? तो आपका आंसर है कि रीतकालीन कवियों का वर्गीकरण डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने जो है रीतकालीन कवियों का वर्गीकरण किया है। और कितने भागों में किया है? 3 भागों में इसका वर्गीकरण किया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने भागों में, तो 3 भागों में किया है। और किसने किया है? तो डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया है। तो वो 3 भागों में जो वर्गीकरण किया है वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला आपका रीतबद्ध कवि काव्यधारा है, दूसरा आपका रीत सिद्ध है और तीसरा आपका रीत मुक्त काव्य है। तो क्लियर हुआ कि रीतकालीन कवियों का जो वर्गीकरण वो 3 भागों में, रीतकालीन कवियों का वर्गीकरण 3 भागों में हुआ था, रीतबद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त काव्य कवि। और इसको डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने किया था। अब देखते हैं कि रीतबद्ध जो कवि हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट कवि हैं उनके बारे में मैंने करवाया है, जो हर बार पेपरों में से इन्हीं कवियों में से पूछा जा सकता है। और आगे भी मैंने और भी जो कवि हैं उनके बारे में भी कराया है, लेकिन जो अभी इम्पोर्टेंट हैं वो मैं यहाँ पे लिखवाई हूँ कि रीतबद्ध जो कवि हैं उनमें सबसे पहले केशवदास का नाम आता है, चिंतामणि का नाम आता है, इनका पूरा नाम चिंतामणि त्रिपाठी है। और तीसरा पद्माकर का नाम आता है, भिखारी दास का नाम आता है, भूषण का नाम आता है, देव का नाम आता है। आपके जसवंत सिंह हो गए, कुलपत मिश्र हो गए, सूरत मिश्र हो गए, मंडन मिश्र, रसलीन, ग्वाल कवि, सोमनाथ, ये सब आपके क्या हैं? रीतबद्ध कवि हैं। इनके बारे में डिटेल से हम आगे अभी पढ़ाएंगे, कराए हैं। इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम आगे पढ़ाएंगे। तो आप इतना ध्यान रखिए कि रीतबद्ध जो कवि हैं वो केशवदास, चिंतामणि, पद्माकर, भिखारी दास, भूषण, देव, ये सब है। और रीत सिद्ध जो कवि हैं उसमें बिहारी लाल, नेवाज, राम सहाय दास और कृष्ण कवि प्रमुख है। और जो रीत मुक्त कवि हैं जिसमें घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर और दिशदेव का नाम आता है। घनानंद को देखिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रेम की पीर का कवि किसे कहा जाता है? तो घनानंद को क्या कहा जाता है? प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। और ये रीत मुक्त कवि हैं। क्लियर हुआ आपका ये वाला क्वेश्चन? क्लियर हुआ? आगे है, आगे बहुत से जैसे कवियों ने माना है कि रीतित्तर काव्य भी होता है, जिसमें रीतित्तर काव्य में दरबारी काव्य होता है, गैर दरबारी कवि भी आते हैं, दरबारी कवि भी आते हैं। शुक्ल जी के अनुसार रीतित्तर काव्य को भी स्थान दिया गया है। किसके अनुसार? शुक्ल जी के अनुसार रीतित्तर काव्य को भी स्थान दिया गया है। और जिसमें ये 4 रीतकालीन कवियों का वर्गीकरण में ये 4 प्रकार के भागों में इसको मानते हैं। कौन? शुक्ल जी। लेकिन एक्चुअली में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 3 ही भागों में इसको बांटा है। पर रीतित्तर कवि काव्य अगर पूछा जाए तो शुक्ल जी के अनुसार माना गया है, जिनमें दरबारी काव्य भी आता है, गैर दरबारी कवि भी आते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखते हैं रीतबद्ध काव्य या रीतबद्ध कवि किसे कहते हैं।
अभी पूछ लिया जाए कि रीतिबद्ध कवि किसे कहते हैं, या आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऐसे कवि जिन्होंने संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का ब्रज भाषा में अनुवाद किया और उनके नियमों के आधार पर रचनाएं की, किस धारा में आते हैं, ऐसे कवि को क्या कहते हैं। तो ऐसे भी आप बता सकते हैं कि रीतबद्ध कवि कहते हैं, और ये भी पूछ सकता है कि रीतबद्ध कवि किसे कहते हैं, तो आप इसको भी पूछ सकते हैं। वैसे टीजीटी पीजीटी में इतना बड़ा लेंदी क्वेश्चन आपको लिखने के लिए नहीं आता है, वो नेट जीआरएफ में आप लिखते हैं, लेकिन टीजीटी पीजीटी में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है और आपको इस पे टिक करना पड़ता है। क्लियर हुआ। आगे का क्वेश्चन है, जहाँ विरोध सो लागत है, होत न साच विरोध, पंक्तियां किसकी हैं। तो जहाँ विरोध सो लगत है, होत न साच विरोध, पंक्तियां किसकी हैं। ये पंक्तियां मतीराम की हैं। मतीराम कौन है, तो बताइए मतीराम कौन से कवि होते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मतीराम कौन से धारा के कवि हैं, रीत मुक्त, रीत सिद्ध की रीतिबद्ध। आगे का क्वेश्चन है, रीतबद्ध धारा की शुरुआत किससे मानी जाती है हिंदी में। तो रीतबद्ध धारा की शुरुआत हिंदी में चिंतामण त्रिपाठी से मानी जाती है। इनका पूरा नाम क्या है, चिंतामण त्रिपाठी। सॉरी पेन नहीं चल रहा है, तो चिंतामण त्रिपाठी से मानी जाती है। अब देखिए रीतबद्ध धारा के कवियों में जैसे चिंतामण त्रिपाठी आ गए, जसवंत सिंह आ गए, कुलपत मिश्र आ गए, सूरत मिश्र, मंडन मिश्र, रसलीन, ग्वाल कवि, सोमनाथ आदि ये कवि रीतबद्ध धारा के कवि धारा में आते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। अब आगे है, हिंदी रीत सिद्ध कवि किसे कहते हैं। तो वे कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथ ना लिखकर केवल रीतबद्ध कवियों द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर शास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर रचना की है, उसे कौन से कवि कहते हैं, उन्हें रीत सिद्ध कवि कहते हैं। कौन से कवि, जिन्होंने लक्षण ग्रंथ ना लिखकर केवल रीतबद्ध कवियों द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर शास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर रचना की है, उन्हें रीत सिद्ध कवि कहते हैं। आगे है, रीत मुक्त कवि किसे कहते हैं। क्वेश्चन से ही पता चल सकता है कि रीत मुक्त कवि किसे कहते हैं। वे कवि जो किसी परंपरा में नहीं बंधे अपितु वे कवि जो किसी परंपरा में नहीं बंधे अपितु स्वानुभूति के आधार पर रचनाएं की हैं, उन्हें रीत मुक्त कवि कहते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन से ही पता चल सकता है, रीत मुक्त मतलब कि वो अपनी अनुभूति से किसी बिना किसी रचनाओं में बंधे वे अपनी इच्छा अनुसार अपनी रचनाएं करते हैं, तो उन्हें रीत मुक्त कवि किसे कहते हैं। तो ये आपका हो गया कि तीनों कवियों की परिभाषाएं हो गई, उनके कवियों के बारे में हो गया, ये सब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम रीत कवियों के बारे में थोड़ा सा डिटेल से बातें करते हैं। तो आज हम सबसे पहले चिंतामण त्रिपाठी के बारे में बात करेंगे, जो रीतबद्ध धारा के तो आज हम रीतबद्ध धारा के कवि चिंतामण त्रिपाठी के बारे में बात करते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये कवि हैं, जो हर बार पेपर में इनसे काफ़ी 2-4 क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं। तो चिंतामण त्रिपाठी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइनें हैं, वो मैं यहाँ पे आपको कराई हूँ, और आप इसको नोट डाउन करते हुए ज़रूर चलिएगा। अगर आपको इसमें से जो समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर अपनी बात को रख सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूँ। तो चिंतामण त्रिपाठी के बारे में हम सबसे पहले देखेंगे कि ये तिकवापुर कहाँ है, जो जिला कानपुर के रहने वाले थे। ये कहाँ के रहने वाले थे, ये तिकवापुर जिला कानपुर के रहने वाले थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि चिंतामण त्रिपाठी का जन्म स्थान कहाँ है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामण त्रिपाठी के 5 ग्रंथों का उल्लेख किया है। दूसरा पॉइंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तीसरा, मणिमाल नाम से चिंतामण त्रिपाठी का संबंध है। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मणिमाल नाम से किसका संबंध है, तो मणिमाल नाम से चिंतामण त्रिपाठी का संबंध है। आगे पॉइंट है, चिंतामणि, भूषण, मतीराम और जटाशंकर, ये कौन है, ये चारों भाई हैं।
रीतिकाल के प्रमुख कवियों में माने जाते हैं। कौन कौन? चिंतामणि, भूषण, मतिराम और जटाशंकर, ये चारों कौन है? आपस में भाई हैं। और ये कौन से प्रमुख कवियों में माने जाते हैं? ये रीतिकाल के प्रमुख कवियों में माने जाते हैं। तो ये आपके देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अलग अलग टॉपिक मैंने अब मैं इसको क्वेश्चन के तौर पे भी आपको दे सकती थी, लेकिन काफ़ी लेंदी हो जाता है, इसलिए मैं पॉइंट वाइज आपको यहाँ पे करा दे रही हूँ। तो आप इसको देखते चलिएगा। चिंतामण त्रिपाठी के पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि पिछली बार जो 2021 में टीजीटी का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देख रहे थे आप लोग, कैसा क्वेश्चन आया था। तो नए तौर पे अगर हम देखें तो क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि चिंतामण त्रिपाठी के पिता का क्या नाम था? तो रत्नाकर त्रिपाठी इनके पिताजी का नाम था। चिंतामणि का जन्म संवत 1666 के लगभग में और कविता काल 1700 के आसपास का है। इसको ध्यान दीजिएगा कि चिंतामणि का जन्म संवत 1666 के लगभग और कविता काल 1700 के आसपास का है। अब इनके देखिए जो इम्पॉर्टेंट जो ग्रंथ पूछे जाते हैं, इनके क्या है? कवि कुल कल्पतरु नामक ग्रंथ संवत 1707 में लिखा गया। चिंतामणि का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है वो कविकुल कल्पतरु है, जो कब लिखा गया? संवत 1707 में लिखा गया। आगे काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कविकुल कल्पतरु, छंद विचार, रामायण इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। ये 5 ग्रंथ जो हैं इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। ये आपको याद करना बहुत जरूरी है। किसके हैं? चिंतामण त्रिपाठी के हैं। काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कविकुल कल्पतरु, छंद विचार, रामायण इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। और इनकी भाषा ललित और सा अनुप्रास है। क्या है? इनकी भाषा ललित और सा अनुप्रास है। अब देखते हैं एक आचार्य शुक्ल के अनुसार, ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ इंपॉर्टेंट लगा दे रही हूँ। कथन वगैरह टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन बहुत पूछा जा सकता है। आपको ऐसे पूछ लिया जाएगा, ये कथन दे दिया गया कि ये चिंतामणि को एक उत्कृष्ट कवि मानते हैं, इनकी विषय वर्णन की प्रणाली भी मनोहर है। ये दे दिया गया और पूछ लिया गया कि यह कथन किसका है और किस कवि के बारे में है। तो आपको क्वेश्चन का आंसर क्या देना है कि यह कथन आचार्य शुक्ल के अनुसार किसके बारे में है? चिंतामण त्रिपाठी के बारे में है। क्लियर हुआ ये? आगे एक पंक्तियां देखते हैं कि ये उदारत है तिन्हें जे परे मो महोदत के जल फेरे, जे इनको पल ध्यान धरे मन, ते न परे कबहू जम घेरे। ये क्लियर हुआ आपको? देखिए, अगर आपको उसमें से क्लियर अगर आपको नहीं दिख रहा हो पंक्तियां, तो ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारी पंक्तियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को रोक के इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पंक्तियां ए उदारत है तिन्हें जे परे मोह महोदति के जल फेरे, जे इनको पल ध्यान धरे मन, ते न परे कबहू जम घेरे। राजे रमा रमनी उपधान, अभय वरदान रहे जन्नेरे, है बलभार उदंट भरे, हरि के भुजदंट सहायक मेरे। तो ये अपने आप में तीनों ही जो पंक्तियां हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप चाहें तो वीडियो को रोक के आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको उसमें क्लियर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब एक पंक्तियां चिंतामणि की और हैं कि उत्बुंदन के मुक्तागन है, फल सुंदर भयो पर आनि परे, और लख यो दुति कंद आनंद कला, नंद नंद शिलाद्रव रूप धरे। ये 2 पंक्तियां जो चिंतामणि की हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर चिंतामणि की जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो ख़त्म हो गए हैं। जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो मैंने आपको यहाँ पे कराया है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको समझ में आ रहा हो। अब दूसरा है आपका जो इम्पोर्टेंट, महाराज जसवंत सिंह। ये भी रीतिबद्ध धारा के बहुत ही इम्पॉर्टेंट कवि हैं। तो इनके बारे में भी हम कुछ इम्पॉर्टेंट लाइनें देखते हैं जो बहुत ही परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनके बारे में देखते हैं महाराजा जसवंत सिंह के बारे में। ये मारवाड़ के प्रसिद्ध महाराज थे। कहाँ के थे? मारवाड़ के। इनका जन्म संवत 1600 ये मारवाड़ के प्रसिद्ध महाराज थे। इनका जन्म संवत 1683 में, मृत्यु संवत 1745 में हुआ।
किसका? महाराज जसवंत सिंह जो थे, ये मारवाड़ के प्रसिद्ध महाराज थे। इनका जन्म संवत 1683 में और मृत्यु संवत 1745 में हुआ। इनका एक कथन आचार्य शुक्ल के अनुसार जो है, इनके बारे में एक कथन बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य शुक्ल जी महाराज जसवंत सिंह के बारे में एक कथन कहते हैं कि ये हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण ग्रंथ अलंकारों पर एक बहुत ही प्रचलित पाठ ग्रंथ रहा है। ये किसके अनुसार है? ये आपको ये कथन देके पूछ लिया जाएगा, ये किसके अनुसार है? तो ये आचार्य शुक्ल के अनुसार है। और ये किसके बारे में है? तो महाराज जसवंत सिंह के बारे में है। और दूसरा एक कथन और है कि ये आचार्य की हैसियत से हिंदी साहित्य क्षेत्र में आए, कवि की हैसियत से नहीं। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये किसके अनुसार है? शुक्ल के अनुसार। शुक्ल जी कहते हैं कि ये आचार्य की हैसियत से हिंदी साहित्य क्षेत्र में आए, कवि की हैसियत से नहीं। महाराज जसवंत सिंह के बारे में ये कहते हैं। आगे, उन्होंने अपना भाषा भूषण बिल्कुल चंद्रालोक की छाया पर बनाया। किसने बनाया? महाराज जसवंत सिंह ने बनाया। आगे है इनकी, देखिए कुछ कृतियां, कुछ ग्रंथ देखते हैं महाराज जसवंत सिंह की। भाषा भूषण, अप्रोच सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, अनुभव प्रकाश, चंद्रोदय नाटक, ये सब ग्रंथ पद में हैं। किसके हैं? महाराज जसवंत सिंह के ये जो ग्रंथ पद में हैं, तत्व ज्ञान संबंधी हैं। ये सब जो इनके ग्रंथ पद में है और तत्व ज्ञान संबंधी में है। इनकी कुछ पंक्तियां देखते हैं। अलंकार अतियुक्त या वर्णत अतिशय रूप, आचक तेरे दान ते भय कल्पतरु भूप। ये भाषा भूषण से इनका इम्पॉर्टेंट पंक्तियां है। क्या है? अलंकार अतियुक्त या वर्णत अतिशय रूप और आचक तेरे दान ते भय कल्पतरु भूप। आगे देखिए, एक चंद्रालोक से भी इनकी इम्पॉर्टेंट पंक्तियां हैं। जो इनकी ग्रंथ चंद्रालोक है, इनसे इम्पॉर्टेंट पंक्तियां हैं। क्या है इनकी इम्पोर्टेंट पंक्तियां? हाँ, देखिए इनकी एक इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं। पर अस्ताप नुत्रयत्र धर्म मात्र निषिद्धयत, न्यायम सुधांशु किम तहि सुधांशु प्रियसी मुखम। मैंने आपको बुक से इसलिए दिखाया है कि हो सकता है आपको कि कॉपी से क्लियर ना समझ में आए, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी में नोट डाउन जरूर कर सकते हैं। ये दोहे जो हैं वो चंद्रालोक के हैं और इन किसके हैं? महाराज जसवंत सिंह के हैं। तो ये पेपर में आई होप हो शायद आ सकते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले सकते हैं। अब देखिए, महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण पर 3 टीकाएं रची हैं। कौन कौन सी? एक है अलंकार रत्नाकर नाम की टीका, जिसे बंशीधर ने संवत 1792 में बनाया है। पहला टीका कौन सा है? अलंकार रत्नाकर नाम की टीका, जिसे बंशीधर ने संवत 1792 में बनाया है। दूसरी टीका प्रताप सिंह की है और तीसरी टीका गुलाब कवि की भूषण चंद्रिका से है। ये महाराज जसवंत सिंह यहाँ पे क्लियर हुए। तीसरे हैं बिहारी लाल। बिहारी लाल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इन्होंने बिहारी सतसई लिखकर ही बहुत ही प्रख्यात पाई है। तो बिहारी लाल के बारे में जो इम्पोर्टेंट लाइनें हैं वो मैं यहाँ पे नोट डाउन की हूँ और आप भी अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिए। बिहारी लाल के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं कि ये माथुर चौबे कहे जाते हैं। कौन? बिहारी लाल। इनका जन्म ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में संवत 1660 के लगभग माना जाता है। किसका? पूछा जा सकता है कि बिहारी लाल का जन्म कहाँ माना जा सकता है। अब आपका इतना बड़ा तो नहीं पूछा जा सकता कि बसुआ गोविंदपुर गांव। आपका ये पूछा जा सकता है कि ग्वालियर में किसका जन्म हुआ था, तो बिहारी लाल का जन्म ग्वालियर में हुआ था और बसुआ गोविंदपुर गांव के हुआ था। किस और संवत 1660 के लगभग माना जाता है। ये जयपुर के मिर्जा राजा जयशाह, जिसको महाराजा जयसिंह के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? महाराजा जयसिंह के दरबार में रहते थे। कौन? बिहारी लाल रहते थे। इनकी देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पंक्ति है जो इम्पॉर्टेंट, इसको नोट डाउन जरूर करिए, पेपर में जरूर आएगा ये।
कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, और अली कली ही सो बधियो, आगे कौन हवाल। अब देखिए ये पंक्तियां इन्होंने किसको सुनाई थी। ये कहा जाता है कि जिस समय ये कविश्वर जयपुर पहुंचे उस समय महाराज अपनी छोटी रानी के प्रेम में इतना लीन रहा करते थे कि राजकाज देखने के लिए महलों के बाहर निकलते ही ना थे। इस पर सरदारों की सलाह से बिहारी ने यह दोहा किसी प्रकार महाराज के पास भीतर भिजवाया था। मतलब बिहारी ने यह दोहा महाराज को सुनवाया था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, और अली कली ही सो बधियो, आगे कौन हवाल। ये बिहारी लाल ने दोहा महाराज को सुनाया था। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट दोहा है कि बतरस लालस लाल की मुरली धरी लुकाई, और ठीठ परोसन ईंट है गहे जो कहे सयान। देखिए बिहारी लाल के बहुत इंपॉर्टेंट दोहे हैं। एक ये हो गया, एक दूसरा। तीसरा है दृक अरुछत टूटत कटुम, जुरत चतुर चितप्रीत, और तंत्रिनाथ कवित रस आगे है दिग अरुछत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चितप्रीत, और तंत्रिनाथ कवित रस। दिग अरुछत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चितप्रीत, और तंत्रीनाथ कवित रस सरस राग रतिरंग। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट दोहे हैं, बिहारी लाल के इम्पॉर्टेंट दोहे हैं। आप नोट डाउन करते हुए चलिए, परीक्षाओं में कई बार ये पूछे गए हैं। तीसरा है सगन कुंज सो चुटुकी, खरे उड़ाहे मैन, और तौ पर वारो उर्वशी, सुन राधिके सुजान। तू मोहन की उर्वशी, छह उर्वशी समान। आगे है बिहारी के बहुत से दोहे आर्य सप्तशती और गाथा सप्तशती की छाया लेकर बने हैं। किसके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके बहुत से दोहे आर्य सप्तशती और गाथा सप्तशती की छाया लेकर बने हैं। तो बिहारी के जो है बहुत से दोहे आर्य सप्तशती और गाथा सप्तशती की छाया लेकर बने हैं। बिहारी सतसई है इनका प्रधान ग्रंथ है। बिहारी सतसई इनका प्रधान ग्रंथ है किसका, बिहारी लाल का। बिहारी सतसई को क्या कहा गया है, मक्खन की रोटी, शक्कर की रोटी कहा गया है। और इसको किसने कहा है, पदम सिंह शर्मा ने कहा गया है। पूछा जा सकता है कि बिहारी सतसई को मक्खन की रोटी, शक्कर की रोटी किसने कहा है, तो पदम सिंह शर्मा ने कहा है। रसिकों का हृदय किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और किसको कहा है, बिहारी सतसई को। काली पहाड़ी किसने कहा है, अनंत देवी ने कहा है। और काली पहाड़ी को क्या है, गांव दिया था। किसने, अनंत देवी ने काली पहाड़ी गांव दिया था। तो ये आपका बिहारी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट पंक्तियां हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, उनके बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए, पेपर में जरूर पूछे जाएंगे ये। देखिए कुछ इनके इम्पॉर्टेंट टॉपिक और हैं कि श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक रत्न माना जाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। किसके अनुसार, अभी पूछ लिया जाए किसके अनुसार है, तो ये शुक्ल के अनुसार कहा गया है। शुक्ल के अनुसार। ये देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट कथन है, शुक्ल जी के अनुसार कथन है बिहारी के लिए। ये जरूर पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो मैंने ये कथन जो है यहाँ पे नोट डाउन करा दिए हैं। आप प्लीज़ इसको अपने कॉपी में, बुक में, या स्क्रीनशॉट जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है ये। देखिए ब्रज भाषा के प्रधान और आधुनिक कवि बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर को माना जाता है। किसको माना जाता है, ब्रज भाषा के प्रधान और आधुनिक कवि किसको माना जाता है, जगन्नाथ दास रत्नाकर को माना जाता है। इन्होंने बिहारी का सबसे उत्तम और प्रमाणिक संस्करण बड़ी मार्मिक टीका इन्होंने निकाला। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहारी का सबसे उत्तम और प्रमाणिक संस्कृत बड़ी मार्मिक टीका किसने निकाला, तो बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने निकाला। किसका, बिहारी का। क्लियर हुआ। आगे है देखिए शुक्ल जी के अनुसार एक कथन है
किसके बारे में? बिहारी के बारे में, कि मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष को पहुंचा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये किसने कहा है? शुक्ल के अनुसार। किसके बारे में? बिहारी के बारे में। आगे एक कथन और है कि मुक्तक काव्य में रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलियां थोड़ी देर के लिए खिल उठती हैं। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है ये किसके अनुसार है? शुक्ल के अनुसार। या ये पूछा जा सकता है किस प्रकरण से है? तो प्रकरण 2 से। किससे? रीतिकाल के प्रकरण 2 से है। किसके संबंध में है? तो बिहारी के संबंध में है। किसके अनुसार है? तो शुक्ल के अनुसार। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देने के लिए हैं। जो इम्पॉर्टेंट कथने हैं मैं यहाँ पे लिखा रही हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि यही पूछा जाए कि किसके अनुसार है? शुक्ल के अनुसार। ये भी पूछा जा सकता है किस प्रकरण से है? तो प्रकरण 2 से है। कहाँ से है? रीतकाल से है। किसके संबंध में है? तो बिहारी के संबंध में है। तो डीप जाके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप टीजीटी पीजीटी 2021 में आप क्वेश्चन देख चुके हैं कि क्वेश्चन कहाँ से उठाता है, जो हमें आशा भी नहीं होता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वहाँ से क्वेश्चन उठा लिया जाता है। तो मैं कोशिश की हूँ कि आपको वहाँ से भी क्वेश्चन पढ़ाया जाए। आगे का क्वेश्चन है, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। ये किसके अनुसार है? तो ये शुक्ल जी के अनुसार है। शुक्ल जी का कथन है। शुक्ल जी बिहारी के बारे में कहते हैं कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। अब आज का आपका लास्ट टॉपिक है बिहारी के बारे में, कि दूसरी बात यह है कि भाव का उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। या किसके संबंध में है? बिहारी के संबंध में है और शुक्ल के अनुसार है। शुक्ल जी बिहारी के बारे में कहते हैं कि दूसरी बात यह है कि भाव का उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता है। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। बिहारी के संबंध में कहा गया है शुक्ल के अनुसार। तो ये बिहारी लाल के बारे में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो रीतिकाल में बिहारी लाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। इनसे आपका क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए आज का क्वेश्चन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि रीतिकाल जो है